ये पता है ये कौन सा जगह है? ये है फ्रांस का पेरिस, जहाँ पे है ये एफिल टावर। फ्रांस में एक घटना क्या घटा है कि फ्रांस में जो राष्ट्रपति है मैनुअल मैक्रोन, उन्होंने एक नए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया है। ये नए प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल, जो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जो इससे पहले जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था एलिजाबेथ बोर्न। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसी इस्तीफा के बाद जो फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? गैब्रियल अटल बने। फ्रांस में याद रखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति नहीं चेंज हुए हैं, वो अभी भी इमैनुअल मैक्रोन ही है। ये आवर लीजेंड, हमारे नेशनल यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। ये घटनाएं कैसे हैं? तो देखो, 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को 1984 में भारत सरकार ने क्या किया कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। इसके बाद में क्या हुआ कि सन 1985 से ही भारत में 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। 1984 में घोषित किया कि हम 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करेंगे? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे। अगले ही साल 1985 से हर वर्ष अब 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाने लगा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ है? तो देखो, 12 जनवरी 1863 को बंगाल में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था वो क्या था? नरेंद्र दत्त था। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद ने भारत की जो छवि है, वो जब भारत गुलाम था उस समय भी एक ऐसा माहौल भारत के लिए बनाया विदेश में। कैसे बनाया था? तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां पे वो 1893 में अमेरिका में गए और वहां पे उन्होंने भारतीय हिंदू धर्म, भारत के बारे में जो ऐतिहासिक वहां पे भाषण दिया था, जिसकी वजह से भारत का नाम काफी तेजी से फैलने लगा था और भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसके बारे में लोगों को पता चला। हम हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं थल सेना दिवस। इसी तरीके से हम जो वायुसेना दिवस है वो करते हैं 8 अक्टूबर को, और जो 4 दिसंबर की तारीख है वो हम करते हैं नेवी डे या नौसेना दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। पर बात आता है कि 15 जनवरी को ही हम थल सेना दिवस क्यों मनाते हैं? तो याद रखिएगा कि जब भारत आजाद हो रहा था तो उस समय क्या हुआ कि जो फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा, उन्होंने 15 जनवरी 1949 को उस समय जो भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे फ्रांसिस बुचर, उनसे क्या किया था? तो भारत तो कार्यभार, यानी कि जो भारत के पहले कमांडर इन चीफ का कार्यभार ग्रहण कर लिया था। जिस तारीख को उन्होंने ग्रहण किया उसी तारीख को कहा गया 15 जनवरी की याद में, क्योंकि उन्होंने उसी दिन जो भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ का कार्यभार ग्रहण किया था। इसी वजह से हम 15 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो थल सेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक इसी तरीके से क्या है कि 14 जनवरी की जो तारीख है, एक दिन ठीक पहले, उस दिन हम किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो देखो, 14 जनवरी को हम करते हैं जो भी वेटरन्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी जो भी भूतपूर्व जो भी सैनिक है उनकी याद में हम 14 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, 14 जनवरी को ही क्या हुआ कि जो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा है वो रिटायर्ड हो गए थे। 14 जनवरी यानी कि मान के चलो 15 जनवरी की तारीख को क्या हुआ कि वो अपने जो फील्ड मार्शल जो के एम करियप्पा साहब है वो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बनते हैं। इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं थल सेना दिवस के रूप में। एक साल या 2 साल के बाद क्या होता है कि 14 जनवरी की जैसी तारीख आती है उनका उम्र हो जाता है, वो रिटायर कर जाते हैं और इसीलिए हम इसे वेटरन्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये सन 2017 से मनाया जा रहा है। इससे पहले ये किस रूप में मनाया जाता था? तो इससे पहले इसे युद्ध विराम दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते थे। भारतीय थल सेना का निर्माण कब हुआ? तो जो अभी हमें इंडियन आर्म फोर्सेस या इंडियन आर्मी जो हमें देखने को मिलती है, ये सन 1776 में भारतीय थल सेना की शुरुआत हुई है। किसके अंतर्गत में? जो ईस्टर्न कंपनी है उसकी सरकार के अंतर्गत एक सैन्य विभाग में
उसकी जो सैन्य विभाग थी उसी में भारतीय थल सेना की शुरुआत हुई। अभी जो वर्तमान में भारतीय थल सेना में 12 लाख से ज्यादा जो सक्रिय सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो 12 लाख से ज्यादा है। 15 जनवरी को हम लोग एक और चीज की याद में सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस। ये क्या है? ये हमारा वो विभाग है जो कि हमें मौसम के बारे में जानकारी देता है। और इसका क्या है? तो इसे हम बोलते हैं आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसे हम कहते हैं। यही उसका लोगो है। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? तो आईएमडी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अलावा इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कहाँ-कहाँ पे है? तो चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, नागपुर में है, गुवाहाटी में है और नई दिल्ली में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। आईएमडी की खासियत क्या है कि आईएमडी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से भी एक है। जैसे हमने देख लिया कि एक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, एक इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। उसका जो 6 अलग-अलग रीजनल ऑफिसेस है, उस रीजनल ऑफिसेस में से एक रीजनल ऑफिस आईएमडी इंडिया भी है। यानी नई दिल्ली वाला जो भारत का है, भारतीय मौसम विभाग। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसी स्थापना दिवस की वजह से हम 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये इस बार का कॉमा वर्जन है, तो ये इस बार का 149वां स्थापना दिवस हम सेलिब्रेट किए हैं। अभी हाल ही फिलहाल में ये एमटीएचएल का उद्घाटन हुआ। हम लोगों ने नाम सुना अटल सेतु, अटल सेतु। अटल पथ नहीं, पटना वाले ध्यान रखेंगे, अटल पथ अलग है, अटल सेतु अलग है। जो भी अटल सेतु है वो क्या है? तो उसका जो निर्माण हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है? देखो, उसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है साउथ से लेके जो नवी मुंबई के बीच में, ये इलाका की वजह से इन लोगों को यहाँ से काफी लंबे रास्ते को तय करके यहाँ पे साउथ बॉम्बे जाना पड़ता था। इस चीज को कम करने के लिए, समय को कम करने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया? तो यहाँ पे बना दिया एक पुल। और इस पुल की वजह से अब क्या स्थिति है? तो इस पुल की वजह से अब क्या स्थिति है कि अब जो लगने वाला समय है वो काफी कम हो गया। इस अटल सेतु का पूरा नाम क्या है? तो इस अटल सेतु का पूरा नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, MTHL। कहाँ बनाया गया है? तो मुंबई में बनाया गया है। ये भारत का जो है वो सबसे लंबा समुद्री पुल हो गया है। कितना लंबा है? लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है। किसके किसके बीच बनाया गया? तो साउथ मुंबई, जो दक्षिण मुंबई है, और नवी मुंबई के बीच में ये बनाया गया है। किसने इसका उद्घाटन किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और इसका जो एक नाम दिया गया है वो MTHL के अलावा अटल सेतु भी इसे अब कहा जाता है। 2024 खेलो इंडिया का जो शीतकालीन खेल है उसके लिए शुभंकर की घोषणा की गई है। अब ये शुभंकर मतलब ये पर्टिकुलर जो गेम है उसके लिए जो आइकॉन बनाया गया है वो इन्हें बनाया गया। ये कौन है? तो ये हिम तेंदुए है। क्या है इसका नाम? तो देखो, जो इस बार जो गेम होने वाला है, ये शीतकालीन जो गेम 2024 का हुआ, उसमें लोकेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। इसलिए वहां पे पाया जाने वाला जो जानवर है जो कि एक हिम तेंदुआ है, उसी को शुभंकर के रूप में आपको यूज किया गया। इसका क्या नाम रखा गया? तो सीन या शान नामक हिम तेंदुए को आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया। सीन ए शी या शान। भारत में जो हिम तेंदुआ है उसकी भी एक रिपोर्ट जारी की गई। यही आपका हिम तेंदुआ है। यानी कि जो भी ये जो तेंदुआ जो ऐसे भारत के विभिन्न जंगलों में पाया जाता है, उसके अलावा ये भारत के जो हिमालयन रीजन है वहां भी ये पाया जाता है। तो उसकी एक अलग खास प्रजाति है। अभी जो भारत में कुल जो हिम तेंदुए हैं उनकी संख्या 718 है। ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये सन 2019 से लेकर 2023 के बीच में जारी किया गया है। किसने जारी किया? तो भूपेंद्र यादव ने जारी किया। ये कौन थे?
तो ये कौन है? सॉरी, तो ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और ये जो रिपोर्ट है, ये भारत की पहली राष्ट्रव्यापी हिम तेंदुए की आबादी वाला जो मूल्यांकन रिपोर्ट है, ये ही रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, जिसके आधार पे अब हमें ये पता चला है कि भारत में जो हिम तेंदुओं की संख्या है वो अबाउट 718 है। अब एक चीज को देखो, भारत सरकार ने क्या किया है कि भारत सरकार ने यूनेस्को में जो हेरिटेज साइट के लिए नामांकन जो भेजा जाता है, उसमें भारत सरकार ने मराठा सैन्य परिदृश्य को भेजा है। अब ये बात आता है कि मराठा सैन्य परिदृश्य है क्या? उससे पहले यह है कि यूनेस्को क्या करता है। देखो, यूनेस्को वर्ल्ड वाइड क्या करता है, ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, एक उसकी बॉडी है जिसका काम है कि वर्ल्ड में जो भी हेरिटेज साइट है उसके रख रखाव और उसको पूरे विश्व में उसके बारे में नॉलेज पास आउट करना, उसको अच्छे से संरक्षण उस चीज का करना। इस बार के लिए जो हमने नामांकन किया है, उसमें हमने किसका किया? तो मराठा सैन्य परिदृश्य को किया। इसमें क्या किया है? तो देखो, 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में मराठा साम्राज्य के अंतर्गत में जितने सारे जो किले आते थे ना, जिसमें लगभग ये 12 किला है, जो 12 ऐसे किले हैं, तो इन्हीं किलों में से जैसे महाराष्ट्र का जो सलेहर किला है, सिवनेरी किला है, खंडेरी किला है, रायगढ़, प्रतापगढ़, स्वरनगढ़, लोहागढ़, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, और तमिलनाडु में जो जिंजी किला है, जिंजीबार जो फोर्ट है तमिलनाडु में, ये सभी के सभी किलों का जो कॉम्बिनेशन है, इन सभी किलों के कॉम्बिनेशन को ही मराठा सैन्य परिदृश्य कहा गया। और इन्हीं सभी को कंबाइंड रूप से ही भेजा गया है। यानी कि अगर ये हमारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होता है, तो हमारे एक साथ ही 12 ऐसे किले हेरिटेज साइट में काउंट हो जाएंगे। जिससे क्या हो जाएगा कि ये 12 ऐसे किले तुरंत ही उसको फंडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, उसका रखरखाव स्टार्ट हो जाएगा और वो टूरिज्म के स्पॉट भी बन जाएंगे। इससे बहुत अच्छा खासा फायदा भी होगा। ये भारत सरकार का काफी एक अच्छा पहल है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फरवरी के महीने का जो भी करंट अफेयर्स, जो कि खास खास पॉइंट होगा, उसको हम लोग देखेंगे।